हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टोर की दुल्हन। ये बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र 5 या 6 बरस की होगी। ये वो लम्हात थे जिन्हें मैं आज तक नहीं भूल सका। गर्मियों की छुट्टियां थीं तो मेरे वालिदैन ने कुछ रोज़ के लिए मेरी फूफो की तरफ जाने का इरादा किया, जो अटक में रहती थी। इस इरादे की वजह ये थी कि मैं इनसे बहुत अटैच था और ज़िद करता था इनकी तरफ जाने की, पर पढ़ाई की वजह से जा नहीं पाता था। ये पहली बार था जब मैं इनके घर गया। खैर, अगले ही दिन हम लोग सफ़र पर रवाना हो गए। मैं पूरे सफ़र में बहुत खुश था क्योंकि मैं काफ़ी वक्त से इनके घर जाने की ज़िद करता था और मेरी ज़िद आज पूरी हो रही थी। शाम के वक्त हम इनके घर पहुँचे। मेरे वालिदैन ने ये फ़ैसला लिया कि मैं कुछ रोज़ वहीं रुक जाऊँ। मैं ये सुनते ही और खुश हो गया। फूफो का घर बहुत पुराने अंदाज का बना हुआ था। मेन दरवाजे से अंदर होते ही सहन था। सहन पार करने पर एक बरामदा नुमा कमरा था। इसके आगे बैठक कमरा, फिर एक और कमरा, फिर स्टोर, और इसी स्टोर में एक छोटा सा बाथरूम। यानी पूरा घर एक अलिफ नुमा अंदाज से बना हुआ था। किचन सहन में बना था और इसके ऊपर सीढ़ियाँ थी जो कि ऊपर वाले पोर्शन में जा लगती थी। ऊपर का पोर्शन नया बना था जबकि नीचे वाला सिक्कों के दौर का था। बहुत चहलकदमी के बावजूद भी घर पे रौनक सा लगता था। अजीब खौफ आता था इस घर में। घर की सबसे खौफनाक जगह मुझे वो स्टोर लगता था जिसमें मुकम्मल अंधेरा था। फिर बाथरूम भी वहीं था। हमारे ख़ानदान वाले मेरे वालिदैन की बहुत इज्जत करते हैं। अगर किसी के आपस में कोई कशीदगी हो तो इनका मसला हल कराने के लिए मेरे वालिदैन की हाज़िरी लाजमी होती है। कुछ ऐसा ही एक मसला दरपेश हुआ तो इन्हें रात को ही साथ वाले शहर में जाना पड़ा जहाँ मेरी बड़ी फुप्पो लोग रहते थे। पापा लोग ये कह कर गए कि वो लोग शायद सुबह ही आएंगे और फिर शाम तक मुझे एक हफ्ते के लिए यहाँ छोड़कर वापस अपने घर आ जाएंगे। इनके जाते ही घर में अब मेरी फुप्पो और इनका बेटा था जो मेरी उम्र का था। अंकल अस्पताल में जॉब करते थे और इनकी रात की ड्यूटी होती थी। अब सोने का वक्त आया तो फुप्पो मुझे अपने बेटे के कमरे में रखना मुनासिब समझी क्योंकि मेरा कज़न भी वहीं था। हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते रहे मुकम्मल वक्त। इन दिनों IGI नामी एक गेम आई थी जो हम दोनों खेल रहे थे। रात काफ़ी हो गई तो फुप्पो ने दूध का ग्लास हम दोनों को दिया और सोने के लिए बोला। कंप्यूटर बंद करके हम दोनों लेट गए। जिस कमरे में मैं रुका था ये इसी स्टोर के साथ वाला कमरा था। स्टोर का दरवाज़ा खुला था और बेड पर लेटने से मेरी टांगें स्टोर की तरफ थी। यानी मैं बआसानी स्टोर में मुकम्मल देख सकता था जो कि बिल्कुल अंधेरा था और कुछ नहीं। वहाँ देखने पर अजीब खौफ आता था। इस कमरे में कुछ अजीब सी बदबू आती थी जो अब मुसलसल महसूस होने लगी थी। ये पहली दफ़ा था जब मैं किसी पुरस्रार चीज़ को महसूस कर रहा था, पर शायद मैं पहचान नहीं पा रहा था कि ये सब है क्या। पूरे कमरे में सिर्फ खिड़की की टिक टाक की आवाज़ आ रही थी। हर तरफ मुकम्मल खामोशी थी, सिवाय घड़ी के शोर के कुछ सुनाई नहीं देता था। एक चीज़ जो मैं समझने से कासिर था वो ये कि इस कमरे में हल्की सर्दी महसूस होती थी और पंखा बंद होता था। मुझे अजीब लगा ये सब क्योंकि बाहर शायद गर्मी थी और इस कमरे में मेरे ओढ़ने के लिए हल्की गर्म चादर मौजूद थी जो मैं और मेरे कज़न ओढ़े हुए थे। मैं ये सब कुछ अपने कज़न से बातें करते हुए महसूस कर रहा था। कुछ ही देर में वो सो गया। अब मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं किसी सुनसान कब्र में अकेले घूम रहा हूँ। मैंने चादर सर तक ओढ़ी और सोने की कोशिश करने लगा। मैं कुछ ही देर में नींद की वादियों में खो गया। रात के किसी पहर मेरी आँख खुली और मैंने देखा मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है जिससे मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही है। मैंने डर के मारे शोर करने की कोशिश की मगर मैं बोल नहीं पाया। उठने की कोशिश की मगर मैं हिल नहीं पा रहा था। मैं जब कुछ बोलने की कोशिश करता तो वो मेरे मुंह पर चाटा मार देता जिससे मुझे बहुत तकलीफ होती। फिर इसने मेरी गर्दन पर नाखून मारे। मैं मुसलसल कोशिश करता रहा खुद को बचाने की। आखिरकार कुछ ही देर में वो खुद ही चला गया। आप सोच रहे होंगे कि ये स्लीप पैरालाइज है, मगर ये वो नहीं था। आगे आपको बताऊंगा ये वो नहीं था। अब वो इस स्टोर रूम में चला गया। मैं बहुत डर गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने वापस चादर सर से पैर तक ओढ़ ली। मैंने कज़न को उठाने के लिए जब इसकी तरफ देखा तो वो वहाँ नहीं था। अब मैं और डर गया। लगने लगा कि आज की रात मेरी आखिरी रात होगी। मुझे कदमों की आवाज़ आने लगी और मैं डर गया। मैंने चादर में मुंह रखते हुए चीख कर फुप्पो को आवाज़ दी तो स्टोर से जवाब आया,
जी फुप्पो की जान, क्या हुआ? मुझे लगा फुप्पो होंगी। जब चादर मुंह से हटाई तो देखा स्टोर में एक शदीद आंखों को चुभने वाली रोशनी और कोई औरत दुल्हन बने खड़ी थी जो बहुत खौफनाक और हंस रही थी। मैंने उठकर भागने की कोशिश की मगर नाकाम हो गया क्योंकि मैं हिल भी नहीं सकता था। वो औरत अभी भी मुझे देख रही थी। मैं ऐसा महसूस कर रहा था जैसे अभी दिल फट जाएगा। मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज़ ना भूलें, क्योंकि जब मेरी आँख खुली तो मैं फुप्पो की गोद में था और वो मुझ पर पानी छिड़क रही थी। ये फजर का वक्त था जब वो नमाज के लिए उठी थी। मैं इनकी गोद में था और मेरा कज़न रो रहा था। मैंने आँख खोली तो फुप्पो ने मुझे गले से लगा लिया और शुक्र किया। फिर मुझसे पूछा, हम्माद ने तुम्हें मारा है रात को? मैंने इनकार में सर हिला दिया तो हम्माद कहता है, मामा आपको बोल रहा था, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। फुप्पो ने इसे उठकर एक और चांटा मारा और बोली, उल्लू के पट्टे, फिर इसके मुंह पर चांटे का निशान क्यों है? इसकी शर्ट फटी हुई है और गर्दन पर नाखूनों के निशान है। मुझे एकदम रात वाला मंजर याद आ गया। मैं रोने लगा। फिर फुप्पो को सारी बात बताई। इन्होंने मुझे ये बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, तुमने ख्वाब देखा होगा। फिर इन्होंने मुझे उठाया और अपने कमरे में ले गई। इन्होंने मुझ पर कुछ पढ़कर फूंकना शुरू कर दिया जिससे मुझे आराम से महसूस हुआ। फिर इन्होंने अंकल को कॉल करके बताया और थोड़ी देर में वो भी आ गए। मुझसे वही बातें पूछने लगे कि बेटा बताओ, अगर मेरी बेटी ने ये सब किया है तो। मैंने बताया वो रात को बिस्तर पर था ही नहीं। इस बात पर इसने कहा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं यहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है वो रात को नहीं था यहाँ। मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। मुझे शदीद बुखार था। मुझे कुछ मेडिसिन दी गई। फिर पप्पू ने पापा को कॉल पर सब बताया। कुछ देर में मेरे वालिदैन आ गए। इन्होंने मुझसे पूछा और मैंने इन्हें बताया। फिर निशान भी थे मेरे मुंह पर। मुझे डॉक्टर के पास ले गए तो इसने भी पूछा कि निशान कैसे पड़ा। मैंने और मेरे वालिदैन ने सब बताया तो डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है आपके बच्चे ने कोई बुरा ख्वाब देखा हो और नींद में पलक से गिर गया हो। खैर सबने इस बात को मान लिया मगर मैं जानता था ये सच नहीं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो घर वालों ने रुकने का फैसला किया मगर मैं इस घर में नहीं रुकना चाहता था। पर मेरी तबीयत को देखकर घर वालों को सफर करना ठीक न लगा। फिर क्या था, वो लोग यहाँ रुक गए और मुझे एक और रात इस कैद खाने में गुजारनी पड़ी। मेरी बातों को कोई समझ नहीं रहा था। मैं किसी को क्या समझाता और कैसे समझाता। जिससे भी बात करता वो यही कहता, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं फुप्पो के कमरे में लेटा हुआ था और सब इसी कमरे में थे। शाम के खाने के बाद की डिसाइड हुआ कि मैं फुप्पो और मेरी वालदा फुप्पो वाले कमरे में रुकेंगे, जबकि मेरे वालिद साहब स्टोर के साथ वाले कमरे में कज़न के साथ होंगे। रात काफ़ी देर तक हम तीनों जागते रहे। फिर मेरी वालदा और फुप्पो सो गए और मैं इनके दरमियान में था। सो मैं खुद को महफूज समझकर लेटा रहा। कहते हैं ना कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है, बस कुछ ऐसे ही समझ लें। यानी मैं अब सो गया। रात के किसी पहर मुझे फिर नींद में वही बदबू आने लगी और मेरी आँख खुल गई। अब मैं घबरा गया। फिर वही मामलात रिपीट होते नजर आने लगे। मेरा जिस्म लॉक सा हो गया और वो दुल्हन चलती हुई कमरे में आ गई। मैं इसे देखकर फिर डर गया। इस बार वो बैठ के नज़दीक तक आ गई और रुककर मेरी जानिब देखने लगी। इसके माथे पर एक गोल सा तिलक लगा था। आंखें फटी फटी सी थी। काजल या सुरमा बहकर पूरे चेहरे पर फैला हुआ था। नाक कटी हुई थी। होठ पर कट सा लगा था जैसे किसी ने चीर लगाया हो। नाक और होठों पर, इस बात में कोई शक नहीं, वो बेहद भयानक लग रही थी। अब वो कभी हंस पड़ती तो कभी रोने लगती। बार बार ऐसा करती। मैं मुसलसल उठने की कोशिश कर रहा था पर हर बार नाकाम हो जाता। अब इसने मुझे कुछ बोला पर शायद मैं डरा हुआ था इसलिए मैं समझ ना पाया। इतना जानता हूँ वो पंजाबी में कुछ बोल रही थी। इसके चलने से पायल की आवाज़ सी आती थी। अचानक वो मुझे देखते हुए उल्टी चलती हुई स्टोर की जानिब चली गई। इसके जाते ही मेरा जिस्म नॉर्मल हो गया और मैंने चीख मारी जिससे एकदम मेरी वालदा और फुप्पो जाग गई। मैं अब इतना डर गया था कि बाआवाज़ बुलंद रोने लगा जिससे मेरे वालिद साहब भागकर इस कमरे में आए जिसमें हम लोग थे। इस बार मैं पसीने में भीगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पानी से निकल कर आया हूँ। धड़कनें अब तेज थी। अब भी रोंगटे खड़े हुए थे। सबने मुझसे पूछा क्या हुआ था और मैं बस रोए जा रहा था। साथ पानी की बोतल थी। मुझे मेरी वालदा ने पानी दिया जो मैंने पिया और शायद कुछ नॉर्मल हुआ। मैं अब भी पता नहीं क्या बोल रहा था। जैसे मैंने बोला था किसी ने नहीं सुना। वो खा जाएगी मुझसे मेरे वालिद साहब ने पूछा तो मैंने इन्हें बताया सब कुछ जो भी इस रात हुआ। ये सुनते ही मेरे वालिद साहब स्टोर में गए। मैं पीछे से आवाज़ें देता रहा, मत जाए वो फिर आ जाएगी।
انہوں نے ادھر سے آواز دی، بیٹا کوئی نہیں ہے یہاں۔ وہ واپس میرے پاس آئے اور میری والدہ میری کنڈیشن دیکھ کر رونے لگی۔ پھپھو نے انہیں سنبھالا۔ اتنے میں فجر کی اذان کانوں میں پڑی، جس سے میں خاموش ہو گیا اور غور سے سننے لگا۔ وہ اذان کی آواز مجھے سکون دے رہی تھی اور یہ امید بھی جاگ گئی کہ دن نکل آیا، اب کچھ نہیں ہوگا۔ اس بار میرے والدین نے میری باتوں کو کوئی خواب نہیں سمجھا، بلکہ میری باتوں کو ویسے ہی سمجھا جیسے میں چاہتا تھا کہ وہ سمجھے۔ میں اب بھی بخار ہی میں تھا۔ صبح ناشتے کے بعد ہم نے واپسی کا ارادہ کر لیا اور گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں جیسے جیسے وہاں سے دور جاتا گیا ویسے ویسے پرسکون ہوتا گیا۔ گھر پہنچ کر سکون کا سانس لیا۔ 1-2 دن میں میرا بخار بھی اتر گیا اور میں نارمل ہو گیا۔ اس دوران پھپھو کی روز کال آتی اور وہ میری خیریت دریافت کرتی۔ ایک روز پھپھو نے بتایا کہ رات کو ان کی آنکھ کھلی تو انہیں اسٹور پہ کچھ آوازیں آئیں۔ دیکھنے پر پتہ چلا کہ ایک دلہن ہے جو کبھی ہنستی ہے اور کبھی روتی ہے۔ پھپھو نے آیت الکرسی وغیرہ پڑھی تو وہ غائب ہو گئی۔ پھپھو کہتی ہیں وہ ویسی ہی تھی جیسا میں نے حلیہ بتایا تھا۔ پتہ کروانے پر معلوم ہوا پہلے جو لوگ رہتے تھے انہیں بھی یہی شکایت تھی کہ کوئی اور بھی ہے یہاں۔ انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ کافی عرصے بعد پرانے اس محلے کے رہنے والے سے ملاقات پر اس نے بتایا کہ اس نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ پارٹیشن سے پہلے اس گھر میں سکھ رہا کرتے تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی جس کو شادی والے دن ہی کسی نے بے رحمی سے قتل کر دیا تھا۔ اب کون جانے کتنی سچائی ہے اس بات میں، پر اس واقعے کے بعد میں ایسی پراسرار چیزوں کو محسوس کر سکتا ہوں اور شاید اب مجھے ان چیزوں سے ڈر نہیں لگتا۔ پر اب میری عمر 22 سال ہو گئی ہے، اب بھی مجھے ان 2 راتوں سے بری چیز کوئی دیکھنے کو نہ ملی۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی کہانی پسند آئے گی۔ جلد حاضر ہوں گے اگلی کہانی کے ساتھ۔ شکریہ۔